दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। डेमन स्लेयर। एक आम सी बदले की कहानी आखिर इतने बड़े और मल्टी लेयर्ड एपिक में कैसे बदल गई। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इसी बात का डीप डाइव करते हैं और समझते हैं इस फिनोमेनॉन के पीछे का असली राज। आज की हमारी चर्चा इन 5 मुख्य हिस्सों पर फोकस करेगी। पहला, कमाडो परिवार की त्रासदी। दूसरा, ब्रीदिंग स्टाइल्स। तीसरा, डेमन स्लेयर कॉर्प्स। चौथा, भयानक राक्षसी दुश्मन। और अंत में ये शो एक ग्लोबल एनिमे फिनोमेनन कैसे बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, कमाडो परिवार के साथ आई वो भयानक त्रासदी। देखिए, किसी भी कमाल की कहानी की नींव उसके इमोशंस होते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ वो खुशहाल और प्यारा सा कमाडो परिवार और दूसरी तरफ नेज़ुको की वो भयानक सच्चाई जहां उसे बांस का थूथन पहनना पड़ा। एक खुशहाल परिवार से एकाकीपन का ये जो अचानक आया बदलाव है ना, यही हमें कहानी से तुरंत जोड़ देता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा हुक आता है। मैं कसम खाता हूं कि मैं अपनी बहन को वापस इंसान बनाऊंगा। ये महज एक डायलॉग नहीं है दोस्तों, ये तंजीरो का अटूट संकल्प है। भाई बहन का यही मजबूत बॉन्ड इस पूरी कहानी का दिल है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ब्रीदिंग स्टाइल्स में महारत हासिल करना। अब इतने पावरफुल डीमन से लड़ना कोई आसान काम तो है नहीं। इसके लिए इंसानों के पास अपनी खुद की एक स्पेशल मैजिक सिस्टम है, ब्रीदिंग स्टाइल्स। खासतौर पर वाटर, थंडर, बीस्ट और फ्लेम ब्रीदिंग। ये तकनीकें इंसानों के लिए उनके सबसे बड़े और आखिरी हथियार का काम करती हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि हर स्टाइल एकदम अलग है। मतलब जेनित्सु की वो बिजली की तरह तेज थंडर ब्रीदिंग और इनोसुके की एकदम वाइल्ड बीस्ट ब्रीदिंग को ही देख लीजिए। ये सिर्फ लड़ने के तरीके नहीं है, ये असल में इन किरदारों की पर्सनालिटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि ये तकनीकें रातों रात नहीं बनी। इनका एक लंबा इतिहास रहा है। पुराने प्राचीन तरीके धीरे धीरे इवॉल्व होकर उन मॉडर्न और पावरफुल रूपों में बदले हैं जिन्हें हम आज देखते हैं। ये ऐतिहासिक डिटेल्स इस दुनिया को और भी रियल फील करवाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, द डेमन स्लेयर कॉर्प्स। ये कोई आम लड़ाई नहीं है। इन वॉरियर्स को जिन घने डरावने जंगलों में जाना पड़ता है, वहां मौत का साया हर वक्त मंडराता रहता है। अंधेरा और सन्नाटा ये साफ कर देते हैं कि खतरा कहीं से भी और कभी भी आ सकता है। माहौल एकदम ओमिनस होता है। और इस खतरनाक दुनिया के टॉप बॉस हैं हाशिरा। ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और इलीट योद्धा हैं। इनकी मौजूदगी से ही पता चल जाता है कि ये कॉर्प्स कितनी बड़ी और स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइज्ड है। ये लिटरली इंसानियत की आखिरी और सबसे मजबूत ढाल है। यहाँ एक बहुत ही गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हैं वेटरन हाशिरा जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस और सख्त नियम हैं, और दूसरी तरफ है हमारे नए रिक्रूट्स जो थोड़े अनुभवहीन हैं, लेकिन उनकी पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं है। पुराने रूल्स जब इस नई एनर्जी से टकराते हैं तो मजा ही आ जाता है। लेकिन इन नए बच्चों को सही रास्ता कौन दिखाता है? गियू और उरोकोदाकी जैसे मेंटर्स। इन वेटरन्स के बिना ये नई जनरेशन तो शायद पहली लड़ाई में ही ढेर हो जाए। अगली पीढ़ी को आकार देने में इन गुरुओं का रोल एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, भयानक राक्षसी दुश्मन। स्टार्ट में ही जब वो मैसिव और अजीब सा हैंड डेमन जंगल से निकलता है तो एकदम क्लियर हो जाता है कि ये लड़ाई कितनी ब्रूटल होने वाली है। स्टेक्स बहुत हाई हैं दोस्तों। यहाँ एक छोटी सी चूक की कीमत सीधे जान देकर चुकानी पड़ सकती है। पर ये राक्षस इतने खतरनाक क्यों हैं? इसका एक ही जवाब है, ब्लड डेमन आर्ट। ये पावरफुल राक्षसों की अपनी अनोखी और सुपरनैचुरल जादुई ताकतें हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है क्योंकि ये साफ करता है कि इंसानों के पास कितना बड़ा डिसएडवांटेज है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दुश्मन सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक हो जाते हैं। रुई और उसकी मकड़ी के जालों को ही देख लीजिए। ये दिखाता है कि हमारे हीरोज के आगे बढ़ने के साथ ही खतरे कितने कॉम्प्लेक्स और डेडली होते जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तो तब लगता है जब नेज़ुको अपना अवेकन डेमन फॉर्म लेती है। ये भयानक अवस्था हमारे हीरोज और उन मॉन्स्टर्स के बीच की लाइन को एकदम ब्लर कर देती है जिनका वे शिकार करते हैं। ये एक ऐसी मॉरल दुविधा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर में आते हैं 5वें पॉइंट पर, ये एक ग्लोबल एनिमे फिनोमेनन कैसे बन गया। अगर हम स्क्रीन से बाहर निकल के असल दुनिया की बात करें तो ये देखना बहुत दिलचस्प है कि तंजीरो इतिहास के महान क्लासिक एनिमे तलवारबाजों के सामने कहाँ खड़ा है।
गट्स की हेवी ब्रॉडस्वर्ड और इनुयाशा की डेमोनिक ब्लेड के सामने तंजीरों की एलिमेंटल ब्रीदिंग तकनीक ने दशकों पुराने दिग्गजों के बीच अपनी एक बहुत ही सॉलिड जगह बना ली है। इंटरनेट पर आज आपको टॉप क्लासिक एनिमे तलवारबाजों की रैंकिंग और हजारों डिबेट्स मिल जाएंगी। इस शो ने एनिमेशन हिस्ट्री के दिग्गजों में अपना नाम पक्का कर लिया है। ये इसकी कल्चरल लेगेसी का सबसे बड़ा सबूत है। और इसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं है। मुगेन ट्रेन का ये लिमिटेड एडिशन ब्लू रे सेट देखिए। फिजिकल मर्चेंडाइज की इतनी भारी डिमांड ये दिखाती है कि इस सीरीज ने दुनिया भर में कितनी गहरी छाप छोड़ी है। फैंस इसके हर एक हिस्से को संजोकर रखना चाहते हैं। और फिगर्स तो झूठ नहीं बोलते। मुगेन ट्रेन फिल्म का हिस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनीमे फिल्म बनना कोई छोटी बात नहीं है। इन रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस आंकड़ों ने एक कमर्शियल टाइटन के रूप में इसकी स्थिति को पूरी तरह से मजबूत कर दिया है। तो जो चीज एक साधारण भाई बहन की कहानी से शुरू हुई थी, आज वो एनिमेशन जगत का एक ऐसा मील का पत्थर बन गई है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। अंत में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, ये फिनोमिनन एनिमेशन के भविष्य पर आखिर क्या स्थायी विरासत छोड़कर जाएगा? क्या इसने कहानी कहने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया है? इस पे जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।